हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट जो कि हिस्ट्री का है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हेयर अ ब्यूटीफुल पिक्चर। यहाँ पे आप एक बहुत सुंदर सा पेंटिंग देख सकते हैं। तो हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग इस पेंटिंग के एक्सप्लेनेशन के साथ में की गई है। जैसा कि आप फिगर नंबर 1 में देख सकते हैं, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यहाँ पे ये ड्रीम था किस चीज़ का? अ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक, वैश्विक स्तर पर प्रजातंत्र को लाने का और सामाजिक गणतंत्र को स्थापित करने का ये सपना देखा गया। द पैक्ट बिटवीन नेशन, और ये समझौता हुआ कई राष्ट्रों के बीच में, नेशंस के बीच में, और ये प्रिंट प्रिपेयर किया गया था। ये जो पेंटिंग है ये बनाई गई थी फ्रेडरिक सोरेरी 1848। फ्रेडरिक सोरेरी ने 1848 में अपने इस ड्रीम को पिक्चर के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब आगे हम लोग इस पूरे पिक्चर को विजुअलाइज करके इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है उसको लेके देखेंगे। इन 1848 फ्रेडरिक सोरेरी, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 prints विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। 1848 में फ्रेडरिक सोरेरी एक फ्रांस का कलाकार था जिसने एक प्रिंट की 4 श्रृंखलाएं लोगों के सामने प्रस्तुत की, और वो जो श्रृंखलाएं थी, चित्रों की जो श्रृंखलाएं थी, वो उसके सपने से संबंधित थी। जो उसका ड्रीम था वर्ल्ड को एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक बनाना, विश्व को प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र बनाने के अपने सपने को उसने 4 चित्रों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। जो फिगर नंबर फर्स्ट है, ये प्रिंट फर्स्ट है। ये जो फिगर नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं, अब हम लोग इसको एक्सप्लेन किया गया है कि उसने क्या विजुअलाइज करके दिखाया इस पिक्चर के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि फिगर नंबर जो 1 है, ठीक है, जो फर्स्ट प्रिंट है सीरीज का, वो ये प्रदर्शित करता है कि द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। कि फिगर नंबर 1 में जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये यूरोप और अमेरिका से संबंधित हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, हर एक एज के, हर एक सामाजिक जो वर्ग हैं उनके लोग यहाँ पे देखे जा सकते हैं। जो ये लोग क्या कर रहे हैं? मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। ये लोग एक लंबी सी ट्रेन बना के मार्च पास कर रहे हैं, चल रहे हैं। देखा है आपने कितनी लंबी लाइन आप देख सकते हैं, ये चलती हुई आ रही है, तो लोग मार्च कर रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और आपने देखा है कि ये जो वाइट कलर का एक स्टैचू दिख रहा है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। और ये लोग जैसे ही इस स्टैचू के पास में आते हैं तो इस स्टैचू को होमेज का मतलब सम्मान दे रहे हैं, सम्मान देते हैं। जैसे ही पास से निकलते हैं सम्मान देते हैं। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। जैसा कि आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में लिबर्टी को, स्वतंत्रता को एक फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाई किया गया। पर्सोनिफाई का मतलब होता है मानवीकरण किया गया, मतलब पूरे राष्ट्र को विजुअलाइज किया गया और एक फीमेल फिगर में उसे हर जगह एलोगोरी के रूप में बनाया गया, फीमेल फिगर में। तो हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टार्च ऑफ द एनलाइटमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसके हाथ में एक टॉर्च है। ये जो टॉर्च है ये संबंधित है एनलाइटमेंट से। एनलाइटमेंट का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो ये जो टॉर्च है ये क्या शो करती है? एनलाइटमेंट को, नॉलेज को, ज्ञान को। सी बियर्स इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन। और जो दूसरा हाथ है इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी में ये चार्टर ऑफ एक्ट पकड़े हुए हैं। मतलब किसको? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें चार्टर बनता है, तो ये अगले हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ राइट, लोगों के अधिकारों का चार्टर पकड़े हुए हैं दूसरे हाथ में। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। और जो आप ये नीचे देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं पिक में सबसे नीचे की तरफ ये आपको कचड़ा टाइप का दिख रहा है, रिमेन्स दिख रहे हैं, इसके मतलब बिखरे हुए कूड़ा कचड़ा दिख रहा है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रिमेन्स के द्वारा कि जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन है वो ख़त्म हो चुके हैं, ये उनके रिमेन्स हैं, बचे खुचे टुकड़े पड़े हुए हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब हम लोग देख लेते हैं इधर क्या है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो
जो एब्सोलिस्ट का मतलब होता है लिटररी अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल्स दैट हैज़ नो restraints on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized. इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सरकार की व्यवस्था जिसमें जो पावर है उसमें मतलब एक ही व्यक्ति के पास पावर रहती है, जैसे कि वो उसके अकॉर्डिंग ही सारा सिस्टम चलता है। तो इतिहास में इसको रेफ़र किया जाता है राजशाही से। मोनारिकल जो गवर्नमेंट है उससे एब्सोल्यूटिस्ट को उसी को बोला जाता है, रेफ़र किया जाता है राजशाही को। ठीक है, तो यहाँ पे अगला अभी आगे दूसरी लाइन में वर्ड यूज़ होगा यूटोपियन। तो यूटोपियन का मीन्स होता है अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक, कल्पना में सोचना, इतना ज़्यादा मतलब एक ऐसा विज़न, एक ऐसा सपना जो वास्तविक संसार में ऐसा होना पॉसिबल ही ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूटोपियन विज़न। ठीक है, तो उस समय इन्होंने क्या किया, जो ये जो रिमेन्स पड़े हुए हैं ये एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के हैं, जो पहले मोनार्की चलती थी, जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनके ख़त्म होने के, उनके बिखरने के प्रतीक ये बताए गए हैं। इन सोरीज यूटोपियन विज़न, सोरियो ने अपने काल्पनिक स्वर्ग जो उसका सपना था, जो उसने यूटोपियन विज़न देखा था, उसमें उसने द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, उसमें उसने ये बताया कि जो लोग हैं, विश्व के लोग हैं, वो अलग अलग समूहों में राष्ट्रों के रूप में बटे होंगे, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल इनकम कस्टम। और इन लोगों को, ये जो डिस्टिंक्ट नेशंस हैं, जो मतलब पूरे विश्व के लोग अलग अलग राष्ट्रों में विभाजित होंगे और इन लोगों को उनके राष्ट्रीय, उनके फ्लैग से और उनके नेशनल कस्टम से पहचाना जाएगा। तो लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं, ये जो लंबी लाइन आ रही है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रही है। ठीक है, तो आर द यूनाइटेड स्टेट, स्विट्जरलैंड, ये कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो इसके पास से गुजर रही हैं? यूनाइटेड स्टेट है, स्विट्जरलैंड है, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। ये जो दो देश थे ये पहले से ही उस समय नेशन स्टेट थे। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, और फ्रांस को किससे बताने की कोशिश की गई है? जो रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर है। ही हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, जो बिल्कुल अभी अभी ये आपको जो ट्राई कलर दिख रहा है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल पास में है, ये फ्रांस का फ्लैग है। ठीक है, ट्राई कलर है, फ्रांस का फ्लैग है, ये लोग बिल्कुल जस्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास में पहुँचे हैं। सी इज़ फॉलोइंग बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी, और फ्रांस के लोगों को कौन फॉलो कर रहा है? जर्मनी के लोग फॉलो कर रहे हैं, बेयरिंग द ब्लैक फ्लैग। और जो लोग कौन से कलर का तिरंगा पकड़े हुए हैं? ब्लैक फ्लैग। देखिए ब्लैक, रेड एंड येलो है, तो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रांस को कौन फॉलो कर रहा है? जर्मनी फॉलो कर रहा है, बेयरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ये लोग जर्मनी के लोग कैसा झंडा पकड़े हुए हैं? ब्लैक कलर का, रेड कलर का और गोल्ड, ये ट्राई कलर का फ्लैग ये लोग पकड़े हुए हैं। तो इन एट द टाइम व्हेन सोरी क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट। सोरी ने जिस समय ये इमेज बनाई थी उस समय जर्मनी के लोग यूनाइटेड नेशन नहीं थे। उसने ये सपना देखा था कि हाँ ये लोग हैं। तो द फ्लैग दे कैरी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। इन लोगों ने जो ये झंडा पकड़ा हुआ है ये लिबरल होप्स, इन्हें उम्मीद है कि इनके यहाँ पे भी इस फ्रीडम वाला लिबरल माहौल हो जाएगा। इन 1848 टू यूनिफाई द नंबरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने देखा कि बहुत से जो जर्मन स्पीकिंग 1948 में लोगों ने, जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ थी, इन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और जर्मन्स इनको फॉलो करते हुए जो जर्मन पीपल्स थे, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, एंड द किंगडम ऑफ द टू स्लाइसेस, लैम्बोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, इन लोगों ने भी इस व्यवस्था को अपनाना शुरू किया। फ्रॉम द हेवेंस अबव, मतलब ये लाइन से दिखाया जा रहा है, जो लाइन आ रही है उसमें दिखाया जा रहा है कि आगे पीछे ये सारे देश भी इसी सिस्टम को फॉलो करते जा रहे हैं। और आपने जो आसमान में देखा है, जो ऊपर आप आसमान में देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको फादर दिख रहे हैं चर्च के, ये एंजल्स हैं, सारी परियां हैं, ये क्या हैं?
ठीक है। तो ये जो एंजल्स, ये परियां जो आपको आसमान में दिख रही हैं, इनके बारे में भी एक्सप्लेन किया गया कि इससे सोरियो ने क्या प्रदर्शित करने की कोशिश की। तो क्राइस्ट सेंट एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, जो ऊपर आपको हेवन में, आसमान में कौन दिख रहा है? क्रिस्ट दिख रहे हैं, सेंट्स दिख रहे हैं, एंजल्स दिख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो उसने आसमान में इन लोगों को दिखाया है, इसको दिखाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था कि लोग ये समझें कि देशों के बीच में फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए। ये जो बाउंड्रीज को बांट देने से हम लोग, ऐसा नहीं कि कंट्रीज के लोग अलग हो गए, जो मानवता है उसमें हम लोग सारे देश जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, हम लोग आपस में ट्रेड करते हैं, आपस में रिलेशंस हैं। तो वो उसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो सब एक साथ, जैसे वहीं पे एंजल्स भी हैं, वहीं पे सेंट्स भी हैं, और वहीं पे आपने देखा क्राइस्ट भी हैं, तो हम लोग सब एक हैं, ठीक है। तो दिस चैप्टर डील, अब यहाँ पे आपने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि 1848 में फ्रेडरिक सोरीज ने जो प्रिंट विजुअलाइज किया उसमें उसने क्या क्या चीज़ें बताई। आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें नीचे वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ द इशूज विजुअलाइज बाय सोरियो इन फिगर नंबर 1। इस चैप्टर में हम उन बहुत से इशूज को विजुअल के ऊपर डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, जिसको सोरीज में फिगर नंबर 1 में विजुअलाइज किया, जिसको उसने सोचा था, उसको हम लोग आगे कैसे वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे सिस्टम में आई, पूरे चैप्टर में हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। ड्यूरिंग द 18th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। देखिए 19th century के समय में जो नेशनलिज्म है वो फोर्स से आया, दबाव में नेशनलिज्म लाया गया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो राजनीतिक चेंजेस हुए उन्होंने पूरे यूरोपियन वर्ल्ड के माइंड को चेंज कर दिया। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वॉज द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। और इन सारे चेंजेस का जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, उसकी वजह से नेशन स्टेट्स का निर्माण हुआ, नेशन स्टेट का राष्ट्र बने, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं। इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टीज एम्पायर्स ऑफ द यूरोप। पहले क्या होता था? मल्टीनेशनल डायनेस्टीज होती थी, बड़े बड़े साम्राज्य होते थे और एक साम्राज्य कई देशों में शासन करता था। तो इसको ख़त्म करके नेशन स्टेट, जैसे कि आज के डेट में हम देखते हैं एक देश है, उसमें एक ही सरकार काम करती है, किसी दूसरे देश की सरकार दूसरे देश में शासन नहीं करती है। तो इस व्यवस्था को कैसे ख़त्म हुई, ये पूरा हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द concept of practice of a modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory। और इसमें हम लोग मॉडर्न स्टेट के कंसेप्ट को भी देखेंगे। और मॉडर्न स्टेट क्या होता है? विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर, जिसमें एक केंद्रीय सरकार की सत्ता होती है और वही पूरे क्षेत्र के ऊपर शासन करती है। तो हैड बिन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। जबकि ये जो सेंट्रलाइज पावर है, मॉडर्न स्टेट डेवलप होने में यूरोप हैड डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके का जो मॉडर्न स्टेट है उसको डेवलप होने में यूरोप में काफ़ी लंबा समय लगा। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। तो जो नेशन स्टेट हैं, ठीक है, वॉज वन ऑफ, जिसमें नेशन स्टेट वो होता था जिसमें जो ज़्यादातर लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, जिस स्टेट के ज़्यादातर नागरिक और उसके जो रूलर्स हैं वो उन सब के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, पहचान एक होती है। वो लोग अपने इतिहास को सब आपस में शेयर करते हैं और देश के विकास के लिए सोचते हैं। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इममेमोरियल, इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल। ये जो कॉमननेस है, ये जो एक रूपता है, ये इतनी आसानी से नहीं आई। इसको लाने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत से लीडर्स ने, बहुत से सामान्य लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया, कई स्ट्रगल मूवमेंट्स किए, जिसके बाद में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे व्यवस्थाओं में आई। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसन थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इन टू बींग इन द 19th
सेंचुरी यूरोप। और इस चैप्टर में हम लोग वो सारी चीज़ों के ऊपर, वो सारी डाइवर्स प्रोसेसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से जो नेशन स्टेट्स हैं 18th सेंचुरी में नेशन स्टेट्स का जो राइज हुआ, जो उदय हुआ, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए, किस तरीके से पूरा यूरोप में व्यवस्थाएं बदली, इसको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका था पार्ट 1, चैप्टर फर्स्ट का ये पार्ट 1 था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। और अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे कि आप क्लास 9 में पढ़ भी चुके हैं तो आपको याद भी होगा। अब हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट में हम लोग वीडियो को ख़त्म करने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप सोशल साइंस के सारे चैप्टर्स कवर करना चाहते हैं फ्री में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे ही जो पार्ट आपके चैप्टर का आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग ये जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं हम लोग उनको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्सोल्यूट क्या है? व्हाट वाज एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट क्या था? इसका ये देखिए, आपने न्यू वर्ड्स में मैंने आपको बताया था। इसका मतलब होता है लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड इन हिस्ट्री। द टर्म रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्किकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड एंड, ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद जो सेकंड हमारा है यूटोपियन। यूटोपियन का मीन्स क्या होता है? एक्सप्लेन द टर्म यूटोपियन। तो इसका आंसर भी आपको यहीं पे मिल जाता है, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल। एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतनी आदर्श है, इतनी आइडियल है कि उसको वास्तव में वैसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो फर्स्ट लाइन से आ जाता, हु वॉज फ्रेडरिक सोरीज? फ्रेडरिक सोरी कौन थे? ठीक है, तो आप इसमें बताएंगे ये एक फ्रेंच के आर्टिस्ट थे और इन्होंने जो प्रिंट्स हैं, जो मतलब इन्होंने चित्रकारी की और इनका टॉपिक क्या, इन्होंने अपने सपने के, इनका जो विजुअलाइजेशन था उसके ऊपर इन्होंने 4 चित्र बनाए। और आगे आप देखेंगे कि इस तरीके की व्यवस्थाएं वास्तविकता में फ्रांस में यही सारे सिस्टम्स को धीरे धीरे लाया गया। ठीक है, तो इस वजह से इनका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे आप बता सकते हैं कि आप शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ टॉर्च? एनलाइटमेंट ऑफ टॉर्च का मतलब क्या है? ठीक है, एलोगोरी क्या है? फीमेल फिगर किसको बनाया गया? तो लिबर्टी ऑफ स्टैचू, ये सब। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप इसमें आ जाएंगे तो जिसमें आपको बहुत कुछ खास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें कुछ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेशन स्टेट, व्हाट इज़ नेशन स्टेट? नेशन स्टेट क्या है और मॉडर्न स्टेट क्या है? तो दोनों की डेफिनेशन आपको इस वाले पेज पे लिखी हुई है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, की फ्रांस की क्रांति से किस प्रकार से नेशन का, राष्ट्रों का जो आइडिया है वो लोगों के अंदर आया। तो अगर आप इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।